से जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता हैं मंच पे आए और हम लोग को दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। आदरणीय कपिल मिश्रा जी। यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्यजनों को और खास तौर से जो दूर दूर से आप सब लोग जो मेरे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने और समझने आए, उन सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के शासनकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। आदरणीय बहन जी का शासनकाल खत्म होते ही यहां गुंडा राज शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस प्रदेश की महिलाओं के साथ हो रहा है। आप डेली न्यूज चैनल खोलिए या अखबार खोलिए, कम से कम 5 से 6 खबरें महिलाओं के साथ हुए शोषण और उनके उत्पीड़न की खबरें छपी ही होती हैं। क्या ऐसी सरकार ने ऐसे प्रदेश का वादा किया था? साथियों, पिछले लगभग 10 साल से इस प्रदेश की जनता के साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया है इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने। साथियों, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन बदले में 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे और मजबूरी में दूसरे प्रदेशों से अपना काम वाम छोड़ के वापस अपने प्रदेश लौटना पड़ा था, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे नौजवान युवा साथी भाई बहनें अपनी रोजगार की मांग लेके, अपनी नौकरी की मांग लेके इस सरकार के पास जाते हैं, तो ये बदले में सिर्फ और सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। साथियों, इनका असली चेहरा पहचानने का वक्त आ चुका है। आरक्षण के नाम पे भी सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है सरकार, चाहे रेलवेज हो या और कोई भी सरकारी यूनिट्स हो। एक एक करके सब ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच रही है। और ये हर कोई अच्छे से जानता है कि प्राइवेट कंपनीज में कोई आरक्षण नहीं चलता है, तो किस बात की सरकारी नौकरी और किस बात का अच्छा और सुरक्षित भविष्य हमारे नौजवान साथियों का। वहीं उसकी जगह आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे काम करती हैं। आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त 23,50,000 से ज्यादा नौकरियां दी थी। साथियों, आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त लगभग सभी वर्गों के लिए एक समान कार्य किया गया था। उन्होंने सीएम बनते ही सबसे पहले सामान्य वर्ग की भर्तियों पर लगी रोक को हटाने का काम किया था। उनके शासनकाल के वक्त 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को नौकरियां दी गई थी। उस समय टीचरों को, अध्यापकों को भी पूरा मान सम्मान दिया गया था, जिसके चलते 2 लाख से ज्यादा अध्यापकों को नौकरियां दी गई थी। साथियों, आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे काम करती हैं, ना कि इनकी तरह झूठा एडवर्टाइजमेंट, दिखावे, फर्जी प्रचार के नाम पे अपने खाली तस्वीरें छाप के दिखावे। साथियों, ये सरकार 300 करोड़ रुपए पर महीना खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें छापने में, अपने फर्जी प्रचार करने में, जो कि आप समझ सकते हैं 300 करोड़ हर महीना, तो वो एक साल में 3600 करोड़ और 5 साल में 18 से 20 हजार करोड़ रुपए ये खर्च कर चुकी है सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें छापने में और फर्जी प्रचार करने में। यही पैसा अगर इन्होंने हमारे नौजवान युवा साथी भाई बहनों को नौकरियां दिलाने में, रोजगार दिलाने में
उनका भविष्य सुरक्षित करने में खर्च कर दिया होता तो आज शायद ये नौबत ना आती। साथियों, ये सरकार खाली फर्जी अभी घोषणाएं और दिखाने के लिए कई पूजा पाठ करते हुए अपनी तस्वीरें छापेंगे और टेलीविजन में दिखेंगे, जिसके चलते आपने अभी कुछ दिन पहले जेवर एयरपोर्ट का नाम सुना होगा। वहां पे पूजा पाठ करते हुए कई तस्वीरें छपी थी। साथियों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जेवर एयरपोर्ट का प्रपोजल आदरणीय बहन जी द्वारा किया गया था और जिसके लिए जमीन का आवंटन भी उनके ही द्वारा किया गया था। लेकिन ये लोग अब जब 5 साल खत्म होने जा रहे हैं इनकी सरकार के, और जब इनकी सरकार जाने वाली है, तब वहां जाके फर्जी दिखावा करके पूजा पाठ करके अपनी वाहवाही लूट रहे और पीठ थपथपा रहे हैं। एक बात बताइए, अगर इनको यही पूजा पाठ अभी की जगह 5 साल पहले करी होती तो शायद अब तक जेवर एयरपोर्ट से अपनी हवाई जहाज वहां से खुद की उड़ानें भर रहे होते, ना कि इलेक्शन के पहले आके खाली फर्जी दिखावे के लिए। और दिखावे की बात बोले तो हमारे नौजवान युवा साथी जो कि स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेजेस में, इनके बोर्ड खरीदने के चक्कर में खाली फर्जी दिखावे के लिए 5,000 से लेकर 7,000 के मोबाइल फोन बांटने और टैबलेट बांटने की बात सुनने में हमें आ रही है। एक बात बताइए, ये मोबाइल फोन टैबलेट जो सरकार अभी हमारे युवा छात्रों को बांट रही है, इनको अब याद आई है इनकी? ये लोग तब कहां थे जब अभी से 2 साल पहले हमारे युवा छात्र मजबूरी के कारण कोविड के चलते जब स्कूल वूल सब बंद थे, तब ये लोग कहां थे कि गरीब हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सके, जो उनको पढ़ाई की जरूरत थी टैबलेट और फोन की, तब इनको इनकी याद नहीं आई थी, जिसकी वजह से 2 साल पीछे हो गए हमारे नौजवान छात्र। खाली सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास वो साधन नहीं था पढ़ाई करने का, वो माध्यम नहीं था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले पाए, तब इनको याद नहीं आई थी। अब जब चुनाव पास आ गया है, तब आके ये आपको 5-5 अपने 1000 के 6-6 हजार के मोबाइल फोन बांट रहे हैं। और बांट तो रहे, इनका रिचार्ज कौन करवाएगा? रिचार्ज जो 1000 रुपए तक का रिचार्ज होता है, ये बताइए, वो रिचार्ज भी ये लोग आके भरवाएंगे उनका? साथियों, ये लोग नहीं जानते कि अब इस प्रदेश की जनता बहुत ही होशियार और समझदार हो चुकी है, और वो अब इनके इस दिखावे पे और फर्जी वायदे और फर्जी दिखाने के मुफ्त में देने के लिए कि जैसे कि भीख दे रहे हो, इस टाइप की चीजों में नहीं पड़ने वाली है। अब बहुत होशियार हो चुकी है और वो सब जानती है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। और वही अगर ये इस प्रदेश के युवाओं का, इस प्रदेश के नागरिकों का कोई अच्छा और सुरक्षित भविष्य दे सकता है, तो वो सब ये जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन जी द्वारा ही मिल सकता है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का बहुत जमाना है। हर कोई सोशल मीडिया में, चाहे बड़े से बड़े शहर हो या छोटे से छोटा गांव हो, किसी ना किसी माध्यम जरिए से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे गलत इस्तेमाल ये सरकार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे प्रचार और प्रसार फैलाने में और झूठे तारीफों के पुल बांधने में। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब सोशल मीडिया का खुल के इस्तेमाल करें और अपनी आवाज खुल के रखें, क्योंकि सरकार किसी की भी आवाज दबा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो किसी की आवाज नहीं दबा सकती है। पूरी जनता, प्रदेश के लोग अपनी आवाज खुल के रख सकते हैं उसमें। और मैं चाहूंगा आप लोग इनके फर्जी झूठे प्रचारों का मैं आपसे यही अनुरोध करना होगा कि खुलकर विरोध करिए और सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़िए। और जो लोग इस प्रदेश के सरकार तक अपनी मुश्किलें, अपनी दिक्कतें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिनकी ये सब नहीं सुना जा रहा है, बल्कि
चाहे जिस प्रकार की भी दिक्कतें हों आपके सामने, आप लोग अपनी तकलीफें हम तक पहुंचाइए, हम तक रखिए सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं इस बात का वायदा करता हूं कि आपकी एक एक तकलीफ नोट करी जाएगी और आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा आपकी तकलीफों का। और आदरणीय बहन जी ने खुद मुझे ये आश्वासन दिया है कि मैं एक माध्यम बन सकूं, खासतौर से युवा साथियों का जो सबसे ज्यादा इस समय तकलीफ में है, रोजगार को लेके, अपने सुरक्षित भविष्य को लेके। आपकी एक एक तकलीफ नोट करूं, उन तक पहुंचाऊं। और उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनते ही सबसे पहले इस प्रदेश के युवाओं की समस्याओं का समाधान पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आदरणीय बहन जी ने ये खुद आश्वासन दिया है। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा साथियों, मेरे पास बातें तो बहुत हैं आप तक रखने के लिए, लेकिन आप सब लोग इतनी दूर दूर से इतनी देर से आए बैठे हैं मेरे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने के लिए, उनकी बातें समझने के लिए। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जाने से पहले कहना चाहूंगा कि मैं भले ही आज आपके बीच पहली बार आया हूं, लेकिन मैं वादा करके जाता हूं कि मैं आपके बीच दूसरी बार, तीसरी बार, पांचवी बार, 10 बार, जितनी बार आना पड़ेगा आऊंगा, आपकी तकलीफें समझने, सुनने और खास तौर से आप युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी दिक्कतों का सामना करने। लेकिन मैं कोई आपके बीच अतिथि बन के नहीं, कोई नेता बन के नहीं, कोई मुख्य अतिथि बन के नहीं आऊंगा। मैं आपके बीच आपका मुख्य साथी बन के आऊंगा, आपका मुख्य साथी बनने आऊंगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ बस अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये आज हमको इतनी जन सैलाब दिख रहा है, इस बड़ी तादाद में भीड़ दिख रही है, तो आपकी ऊर्जा, आपका हौसला देख के हमें ताकत मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। तो मैं चाहूंगा मेरे लिए नहीं या और किसी के लिए नहीं, अंत में आप सब लोग एक बार अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आपसे ही हम हैं और आपकी वजह से ये देश है और ये प्रदेश है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय युवा दिलों की धड़कन आदरणीय कपिल मिश्रा जी का, जो उन्होंने ऊर्जावान बातों से आप लोगों को दिशा निर्देश दिया है। इसी के साथ हमारे बीच मंच पे मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि के साथ कदम से कदम मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे, पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और बहुजन समाज मिशन को आगे बढ़ाने का काम करे आदरणीय नकुल जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर डेस्क पर आवे, अपनी बात रखें। आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय नकुल जी। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशी राम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज देवी पाटन मंडल के मनकापुर विधानसभा की इस शाहपुर की बगिया में होने वाली इस बैठक में हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि, आज की इस जनसभा के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सम्मानित सांसद राज्यसभा परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, मंच पर विराजमान माननीय सांसद वर्मा जी, मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई श्री दिनेश चंद्रा जी, श्री पवन कुमार गौतम जी, करुणाकर पांडे जी, दिनेश शुक्ला जी, मेरे छोटे भाई कपिल मिश्रा जी, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत ढेर सारे साथी, जकी साहब, साथ में चल करके आए हुए सलीम भाई, शुभम दुबे जी, अरुण द्विवेदी जी, संतोष जी, यहाँ पर बैठे हुए मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बहुत गंभीर मौसम बन चुका है और ये आप लोगों के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में लहर चल चुकी है, अब इस लहर पर जो हाथी चिंघाड़ रहा है, हाथी ललकार रहा है, इसको कोई रोकने वाला, इसको कोई टोकने वाला नहीं बचा। शोषित के आगे बल किसका,
किसकी मनमानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। गंगा की कसम नमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तब ये जमाना बदलेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं इसके माध्यम से, इन पत्तियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या अब हम लोग दोबारा गुलाम हो जाए क्या? हमको गुलाम कौन बना रहा है? ये आप सबसे छुपा नहीं है। ये हमको गुलाम बनाने वाले लोग आज इस देश और इस प्रदेश में शासन की बागडोर संभाले बैठे हैं। कैसे गुलाम बना रहे हैं? आज रेलवे बिक गया है, एयरपोर्ट बिक गया है, LIC बिक गया है, बैंक बिक रहा है। आपके सारी संस्थाएं जिनके ऊपर आप घमंड करते थे, जिनके ऊपर आप नाज करते थे, वो आज बेच दिया जा रहा है। और बेचा किसको जा रहा है? इस देश के दो उद्योगपति बड़े बड़े हैं, एक का नाम अंबानी है, एक का नाम अडानी है। इन दोनों लोगों को किस तरह से उद्योग बेचा जा रहा है? पहले उनके 15 लाख, 12 लाख, 14 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए जाते हैं। जब उनका कर्जा माफ हो जाता है तो उनसे कहा जाता है और ये लाल किला खरीद लो। वो लाल किला खरीद लेते हैं। अगले दिन बुलाया जाता है और ये एयरपोर्ट खरीद लेते हो लोग, वो एयरपोर्ट खरीद लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर किसका आशीर्वाद है, किसका वरदान है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आप सबसे जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हो, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कि इस देश को बिकने मत दो, इस प्रदेश को बिकने मत दो। आज हमारे देश में न तो हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। आज की डेट में आपका उत्तर प्रदेश और आपका हिंदुस्तान खतरे में है। अगर मेरे साथियों बचाना चाहते हो तो उसको बचा लो, और बचाने के लिए आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, आपके पास सिर्फ एक लक्ष्य है। अगर आप लोगों ने 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस मुख्यमंत्री कुर्सी पर दोबारा विराजमान कर दिया, मैं दोस्तों दावों के साथ कह सकता हूं, आपका देश, आपका प्रदेश गुलाम होने से बच जाएगा। आपके नौजवान, आपके नौनिहालों की चल चमाका बढ़ेगी। मैं आपके बीच में मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बहुत देर तक बाधा नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि आज ये शाहपुर की बेतिया में जो ऐतिहासिक महफिल जुटी हुई है, जो ये जनता इकट्ठा हुआ है, यहां से जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एक एक शब्द को अपने साथ लेकर के जाने का काम करिएगा। उसको उन शब्दों को यहाँ पर छोड़ करके मत जाइएगा, चाहे अपने हृदय में लेकर के जाइएगा, चाहे अपने मस्तिष्क में लेकर के जाइएगा, चाहे अपने मन में ले जाकर के उसको शाहपुर, आसपास, मनकापुर और पूरे देवी पाटन मंडल में ये संदेशा देने का काम करिएगा कि हाथी घाल चुका है, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश से पार्टी और बहन कुमारी मायावती आ रही है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी को, कृपया वो बाइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद देते हुए हम सबको ये संकल्प दिलाए कि जब तक हम लोग बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार नहीं बना लेंगे, हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, दोनों हाथ उठा करके आज के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मिश्रा जी का स्वागत करने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री राम शिरोमणि वर्मा जी जो कि लोकसभा में सांसद हैं और हम लोगों के वहां पर साथी हैं, श्री नकुल दुबे जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश चंद्रा जी जो कि MLC के साथ साथ में हमारी पार्टी के विधान परिषद में नेता भी हैं और मुख्य सेक्टर प्रभारी भी हैं, श्री पवन कुमार गौतम मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री सालिम अंसारी जी जो पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के और हमारे साथ राज्यसभा में कई वर्षों तक रहे और सेक्टर संयोजक भी हैं, श्री अजय कुमार सेक्टर संयोजक, धर्मेंद्र प्रताप जी, श्री लालचंद निषाद जी, श्री कल्पनाथ बाबू जी, ये सभी सेक्टर संयोजक हैं, श्री राजकुमार कुरील जी
श्री श्याम जी चक्रवर्ती, श्री रामबरन मौर्य जी, ये सभी मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं। श्री मोहित राज दान सेक्टर संयोजक, श्री करुणाकर पांडे जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री हरीशचंद्र गौतम मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री तिलक राम भारती मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री अब्दुल राजिक उस्मानी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री मनोज कनौजिया जी जिला अध्यक्ष गोंडा, श्री अजय गौतम जिला अध्यक्ष बहराइच, श्री दिनेश गौतम जिला अध्यक्ष श्रावस्ती, श्री लालचंद कोरी जिला अध्यक्ष बलरामपुर, श्री बक्का उल्ला खां, ये हमारे प्रत्याशी हैं। इनको बहन मालती जी ने आशीर्वाद देकर के आपके बीच में भेजा है। ये कैसरगंज से हमारे प्रत्याशी हैं। श्री अलाउद्दीन पूर्व विधायक कैसरी और श्री हाजी जकी खां जी, जिनका कि आज आपके बीच में मौजूद हैं, और इनको खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हाजी मोहम्मद जकी जी को विधानसभा गोंडा से सदर से बहन मालती जी ने अपना आशीर्वाद दिया है, और आज इनकी प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में घोषणा करने का दायित्व हमारे ऊपर छोड़ा है। श्री श्याम नारायण कोरी जी मनकापुर, श्री हकीकत अली जी, श्री दिनेश शुक्ला जी, श्री अशरफी लाल गौतम जी, श्री बद्रीनाथ पांडे जी, श्री उमेश तिवारी जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, श्री रंजीत कुमार गोस्वामी जी, श्री अनिल मिश्रा जी, रमेश कुमार विमल जी, पूर्व मंडल संयोजक श्री विनोद त्रिपाठी जी धिनगा, श्री विनोद शुक्ला जी श्रावस्ती, श्री राजू उपाध्याय, श्री टिंकू तिवारी, श्री नियाज अहमद साहब, श्री मान बच्चा गोस्वामी जी, काजी मुनीर अहमद जी, शिव रतन मौर्य जी, पप्पू सागर जी, तथा यहाँ पर आए हुए हमारे इतनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के सभी जाबाज साथी, कार्यकर्ता, महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में जो आज यहाँ आई हैं, मीडिया के बंधुओं, भाइयों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपसे आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के बारे में काफी कुछ रखा है, और जो इस समय सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और जिसके इसके पूर्व चल रही थी, वो भी बातें आपके सामने रखी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी, और उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन इनके साथ साथ कुछ बातें और भी हैं जो कि मैं आपसे कहना चाहूंगा, और जो बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, चूंकि आप लोग हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो इसलिए इस उद्देश्य से कर रहे हैं। बहन मालती जी के निर्देशानुसार ये बातें आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी गई है, और कहा गया कि आप लोगों को बातें बताई जाएं, जिससे कि इन बातों को ले जा करके आप अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में, सबके बीच में जा करके इनको बताने का कार्य करें। और चुनाव जो अगले 10 दिन के बाद 10 दिन के अंदर अंदर घोषणा हो जानी है, उसके लिए पूरी तरीके से समाज तैयार हो सके और आप उनको तैयार कर सकें, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए भाइयों, सूक्ष्म मैं आपके सामने इन कुछ बातों को रखना चाहूंगा, और वो ये है कि आपके सामने आज उत्तर प्रदेश में 3 सरकारें पूर्ण बहुमत की बन चुकी। सबसे पहले 17 वर्षों के बाद बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार सन 2007 में बनी, जो 2007 से लेकर 12 तक चली। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, जो कि 2012 से 17 तक रही, और फिर 17 से लेकर के अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भी देख ली। अब तीनों सरकारें आपने देख ली, आपके सामने तीनों सरकारों के कार्यकाल हैं, और आपके सामने इन तीनों सरकारों में क्या हुआ ये भी आपके सामने है, और ये समझने की जरूरत है कि तीनों में क्या फर्क था। बहन मालती जी की सरकार थी तो सब, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हो, चाहे अपर कास्ट समाज के लोग हो, चाहे खास तौर से उसमें ब्राह्मण समाज के लोग हो, सभी लोग एक साथ मिल करके रहते थे, सुरक्षित भी थे, भाईचारा था,
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा ही नहीं, बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में उसको अमली जामा भी पहनाने का काम किया। चारों तरफ उत्तर प्रदेश में विकास का एक दौर चलाने का काम किया था। उन्होंने हर तरफ, किसी भी तरफ देख लीजिए, उन्होंने विकास ही विकास करने का काम किया था। आज की तरह और समाजवादी पार्टी की तरह विनाश की तरफ उत्तर प्रदेश को नहीं ले गई थी वो। आप याद करिए, 29,500 गांव उत्तर प्रदेश के जो डॉक्टर अंबेडकर गांव के नाम से जाने जाते हैं, उनका समग्र विकास बहन मायावती जी ने करने का काम किया। वहां पर सीसी रोड बनाते हुए उसका पूरा विकास बहन मायावती जी ने किया था। 29,500 प्राइमरी स्कूल बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया था। 5,500 जूनियर हाई स्कूल बने थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया था। जब उन्होंने पहली उत्तर प्रदेश की अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। और इसी प्रकार से पूरे देश की पहली एक विकलांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से बहन मायावती जी ने बनाने का काम, जिसमें कि आज 22,000 से ज्यादा बच्चे विकलांगजन पढ़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश और विदेशों से भी आकर के वहां अपनी पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। बहन मायावती जी ने देने का काम किया। 23 नए जिले बनाए थे। 23 नए जिले बनाए। जब एक जिला बनता है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि पूरे जिले का विकास होता है, समग्र विकास होता है। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 75 अगर जिले आज हैं तो 23 जिले उसमें से देन जो किसकी है, बहन मायावती जी की है। उत्तर प्रदेश को बिजली जो कि 6,500 मेगावाट बिजली थी उत्तर प्रदेश की, अंधेरों में अंधेर प्रदेश कहलाता था, अंधेरा में घिरा हुआ प्रदेश कहलाता था। बहन मायावती जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में नए उद्योग लगा करके, नए बिजली घर लगा करके और उसको 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। बहन मायावती जी के कार्यकाल में सभी सुरक्षित थे, चाहे महिलाएं हो और चाहे वो किसान हो, चाहे वो टीचर हो और चाहे व्यापारी हो, सभी सुरक्षित रहते थे और सब अपने अपने काम करने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, आपने देखा किस तरीके से आते ही गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, लूटमार, बलात्कार, दंगे फसाद, ये सारे काम शुरू हो गए समाजवादी पार्टी की सरकार। और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया कि इनको उखाड़ के फेंकना है। 1-2 नहीं, 134 दंगे उत्तर प्रदेश में कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। दंगे कराए जाते हैं, दंगे होते नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार और इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर के दंगे फसाद कराने का काम करती है, क्योंकि ये दोनों मिले रहते हैं। ये जानते हैं कि सामाजिक उत्पाद फैलेगा, आपस में लोग भिड़ेंगे तो इनका फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा। लेकिन अब इनका असली चेहरा लोग पहचान चुके हैं। लोगों ने देख लिया किस तरीके से सफाई में नाच गाना हो रहा था, वहां पर मुख्यमंत्री बैठ करके नाच गाना देख रहे थे और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में कैसे दंगे हो रहे थे, ये भी लोगों ने देखने का काम किया, कोई भूल नहीं सकता। और इसलिए इनका असली चेहरा आज सबके सामने आ चुका। और इसी सब चीजों से देख करके लोग परेशान होकर के महिलाओं के साथ में जिस तरीके से उनका उठना बैठना मुश्किल हो गया था, व्यापारियों के साथ में किस तरीके से छोटे छोटे व्यापारी भी फिरौती रोज देते देते थक गए थे। लोगों ने मन बनाया, लोगों ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बीच में आ गए। उन्होंने कहना शुरू किया घूम करके उत्तर प्रदेश में कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है तो हमारे साथ में आओ, हम तुम्हें वादा करते हैं। और इतने वादे किए कि वादों की छड़ी लगा दी। लोगों को वादे में कहा, महिलाओं से कहा कि तुम हमारे साथ में आओ, तुमको सुरक्षा देंगे, तुम्हें मुफ्त में गैस देंगे, तुम्हारे जो रसोई है उसका खर्चा हम 1/4 कर देंगे, क्योंकि महंगाई खत्म कर देंगे, हम महंगाई को नीचे लाने का काम करेंगे। महिलाओं ने इनको वोट दे दिया, लेकिन हुआ क्या? वोट तो दे दिया और आज के रोज क्या स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ में दुराचार हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज हर 2 घंटे में
एक महिला के साथ में बलात्कार और दुराचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। इन्हीं की एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हर 2 घंटे में महिला के साथ में एक बलात्कार होता और दुराचार होता। यही सुरक्षा मांगी थी महिलाओं ने। डीजल और पेट्रोल के दाम 100 के पार करा करके हर चीज की महंगाई बढ़ा दी, हर चीज महंगी हो गई। महिलाओं की रसोई बिल्कुल नीचे गिर पड़ी। उनका जहां पर अगर 100 रुपए में काम जो चलता था वो 500 में होने लगा, जहां 500 में होता था वो 2000 पहुंच गया, और जहां 1000 में था वो 5000 पहुंच गया। उनकी कमर तोड़ने का काम इन्होंने किया। बहन मायावती जी की सरकार थी, याद करिए किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा थी उस समय। कोई भी महिला, कोई भी लड़की हम लोगों के परिवार की हो, कहीं की भी हो, अगर उसको जरूरत पड़ती थी घर से बाहर निकलने की तो वो सोचती नहीं थी, अगर रात के 12 बजे भी हो तो वो घर से बाहर निकल जाती। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि उसकी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता। और इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। ये सब जहां कानून द्वारा कानून का राज होता, ये सभी को मालूम था कि बहन मायावती जी की सरकार में कानून द्वारा कानून का राज होता था। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अगर उनके अपनों ने भी, पार्टी के लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो चाहे वो आपको याद होगा 2007 में बहुजन समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। 15 दिन पुरानी सरकार थी और सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना कानून अपने हाथ में लेते हुए बुलडोजर चला करके कुछ गरीबों के घर झोपड़ी गिराने का काम किया था, कब्जा करने की कोशिश की थी। बहन मायावती जी ने उनको अपने घर पे बुलाया, अपने निवास पे लखनऊ में बुलाया और वहीं पर हथकड़ी लगा करके 5 साल के लिए उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। और मैं तो जश्नवीर गवाह था उस चीज का। कानून द्वारा कानून का राज पूरे देश में अगर कोई चलाना जानता है तो वो बहन मायावती जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को वादा किया, किसानों से कहा कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, तुम हमको वोट दे दो। किसान, भोले भाले किसान, उन्होंने जाकर के उनको वोट देने का काम किया, उनके ऊपर विश्वास करते हुए। लेकिन वहां पर क्या हुआ? उनकी आमदनी तो 2 गुना नहीं हुई, उनकी जमीन भी छीनने की योजना बना दी गई। किस तरीके से 3 काले कानून लगा करके एक किसानों को मजबूर करने के लिए कि वो ठेके में अपनी जमीन देने के लिए मजबूर हो जाएं। किसको दें? इन उद्योगपतियों को, उन्हीं बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिनके हाथों में पूरा देश बेचने का काम हुआ, जिनके हाथों में पूरी आपकी जितनी बनाई हुई संपत्ति थी, जो आपके टैक्सों से बनी थी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बिजली घर हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हवाई जहाज बनाने की कंपनी हो, और चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो बैंक हो, इन सभी चीजों को उन्होंने उनके हाथों में बेचने का काम किया। उन्हीं के हाथों में किसानों की जमीन भी ठेके में देने की योजना बनाई। किसान इनका इस चीज को समझ गया। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आंदोलित हुआ। 15 महीने तक आंदोलन करा और उसके बाद क्या हुआ? आंदोलन के दौरान में उनके 1-2 नहीं, 700 लोग, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने उसके बाद 4 किसानों को उन्होंने दबाने का काम, 4 किसानों को इन्होंने दबा दिया। उन्होंने गाड़ी के नीचे दबा करके उनको मारने का काम किया, उनकी हत्या कर दी। और किस तरीके से उसके बाद में मंत्री जी, जिनके लड़के उसमें लिप्त थे, और जिस तरह का खुलासा बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जब उनकी निगरानी में एसआईटी की कंपनी बैठी, तब उसने रिपोर्ट दिया कि ये तो षड्यंत्र के तहत में, सोची समझी नीति के तहत में इनको कुचल के मारने का काम किया। आज तक वो मंत्री उनके साथ में वही मंत्रालय में हैं, उनको हटाने का काम नहीं हुआ, उनको वहां से बर्खास्तगी नहीं की गई। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच ही ऐसी है, उनकी सोच ही इस तरीके की है। किसान उनके दिल में कहीं नहीं आता है। इसीलिए उन्होंने देखा, आपने अभी चलते समय 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। जब सरकार जाने का समय आ रहा है, जब 5 साल तक रुपया नहीं बढ़ाया, 25 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाए, 5 रुपए सालाना के हिसाब से,
और इसके पहले समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए थे, इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए, और वो भी अभी मिलेंगे नहीं। अगली सरकार जिसकी होगी उस समय मिलेगा। इन्होंने तो खाली कहने के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन बहन मायावती जी ने, उन्होंने तो कोई वादा नहीं किया था। उन्होंने नहीं कहा था कि हम 2 गुना आमदनी कर देंगे किसानों से। इन्होंने तो पार्लियामेंट में कहा था, इनके सभी नेताओं ने कहा था, लेकिन बहन मायावती जी के चूंकि दिल में किसान बसते हैं, जैसे हर गरीब बसता उनके दिल में, चाहे किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, और उसके बारे में 24 घंटे सोचती रहती हैं कैसे उसको बढ़ाया जाए। इसी तरह से किसान भी उनके दिल में बसते हैं। और उन्होंने किसानों के लिए अपनी सरकार के रहते हुए 125 रुपया जो मिलता था गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल, उसको उन्होंने 250 रुपए बढ़ा करके और 2 गुना बढ़ा करके अपनी सरकार में करने का काम बहन मायावती जी ने किया था। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने, जो नौजवान लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जिसके बारे में भी आपसे चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, उनसे कहा कि हम तुमको 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे, उसके बाद उनको भी धोखा देने का काम किया। उनको ये नहीं समझ में आया हमारे नौजवानों को ये नौकरी देंगे कहां से। ये उसी तरह का धोखा है जैसे 15 लाख रुपए इन्होंने कहा था हर एक के खाते में पहुंच जाएंगे, वो इन्होंने धोखा देने का काम किया था। इसी प्रकार से नौकरी देंगे कहां, जब जितने सरकारी जहां पर नौकरियां होती हैं, जितने उपक्रम है सरकारी, उन सबको तो प्राइवेट हाथों में बेच दिया है, और जो प्रदेश की सरकारी उपक्रम है उसमें नौकरियां ठेके में देने का काम कर दिया है। अब ठेकेदारों के हाथ में दे दिया, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे जल निगम हो, चाहे ब्रिज कॉरपोरेशन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जितनी भी नगर पालिकाएं हो, इस सब में जहां लाखों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी पाते थे, उनको खत्म करके इन्होंने ठेकेदारों के हाथ में दे दिया है। जहां 2000, 5000 और जितने दिन देना चाहें, नहीं देना चाहें तो नौकरी से निकाल के बाहर करने का काम करते हैं। आज ये स्थिति लाने का काम करते हैं। और इसीलिए जब नौजवानों ने इनका घेराव किया जाके विधानसभा में, तो उनको क्या मिला, जैसे टीचरों ने घेराव किया उसी तरह से नौजवानों ने जब घेराव किया उनको भी लाठियां मिली, उनके भी सर फोड़े गए किसानों की तरह, उनके सर भी लहू लुहान हुए। और जब उन्होंने कहा कि आपने हमारे सर क्यों तोड़े, हम तो अपनी मांग लेकर के आए थे, जिसका वादा आपने किया था, तो उनसे क्या कहते हैं कि हम नौकरी तो नहीं दे सकते, हम सलाह दे सकते हैं। क्या सलाह दी इन्होंने इन पढ़े लिखे नौजवानों से, जो डिग्री लिए हुए थे, इंजीनियरिंग की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, उनसे कहते हैं कि जाओ तुम पढ़े लिखे हो, तुम पकौड़ा बेचो, जाके अच्छा पकौड़ा बेच लोगे, बना लोगे, इसलिए पकौड़ा बेचने का काम करो। पकौड़ा बेचना, ठेला लगाना, खुंचा लगाना, सब्जी बेचना, ये बहुजन समाज पार्टी कभी भी बुरा नहीं मानती है, क्योंकि हमारी पार्टी ही गरीबों के लिए बनी है, हमारी पार्टी ही इन्हीं के लिए लड़ती है, दिन रात इन्हीं के लिए काम करती है, लेकिन धोखाधड़ी नहीं करती है, धोखा देने का काम नहीं करती है, झूठे वादे करके और लोगों से वोट लेने का काम नहीं करती है, जिस तरह से इन्होंने करने का काम इन नौजवानों से किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये इतने झूठ बोलने में अगर कोई कंपटीशन पूरे विश्व में हो जाए कि कौन सी पार्टी और उनके नेता सबसे ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता के लोग नंबर 1 पर आएंगे, पहला इनाम पाएंगे झूठ बोल करके, झूठे वादे करने का। इन्होंने पूरे प्रदेश में दहशत फैला रखी, दहशत का माहौल फैला रखा है। इस तरह से दहशत फैलाई है, कहते हैं हम बुलडोजर लेके आ जाएंगे, बुलडोजर चला देंगे, आप लोग डर के रहिए, और नहीं डरेंगे तो हम रोक करके ठोकने का काम करेंगे। और फिर गिनती गिनवाते हैं कि देख लीजिए 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों का एनकाउंटर करा दिया हमने, तो 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग मौत के घाट उतार दिए गए। दलित समाज और ब्राह्मण समाज को तो ये अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, और पिछड़ा वर्ग समाज और अल्पसंख्यक समाज को तो डराने धमकाने का काम करते हैं, वो तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानने का काम। किस तरीके से दलित समाज की बेटी के साथ में इन्होंने किस तरीके से वहां पर आपने भी देखा हाथरस में किया कि उसका पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में उसका मृत शरीर जब घर वाले मांग रहे थे, उसकी मां रो रही थी, घर वाले रो रहे थे कि उसका मृत शरीर हमको दे दो, हम अंतिम संस्कार तो कर लें। अच्छा नहीं दे रहे हो तो हमको दर्शन करा दो अपनी लड़की के, लेकिन मना कर दिया।
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज को देख रहे थे कि उसके शरीर को किसी भी प्रकार से उनके घर वालों को ना मिले। आप लोगों ने भी टेलीविजन में देखा, अखबारों में भी फोटो छपी, किस तरीके से टेलीविजन के सामने बैठ करके और जिला मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है हाथरस का, वो दृश्य देखने का काम मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे थे। और इतना ही नहीं, अपने पुलिस वालों से कांस्टेबल को मजबूर किया कि जाओ तुम रात के 2:30 बजे और उसको झाड़ी में ले जा करके उसके मृत शरीर के ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके और उसको जलाने का काम करो। इतना घृणित कार्य जो उन्होंने करवाया वो सबने देखा, प्रदेश ने देखा, देश ने देखा, और विदेशों में भी पहले पन्ने में छपने अखबारों में फोटो छपी कि किस तरह से एक दलित की बेटी के साथ में और उसके साथ में वहां पर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार में किया गया। लोगों ने ये सारे दृश्य देखे, लोगों ने वो भी देखा कि ब्राह्मण समाज जिसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, ये जिनका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, और खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उनको एक अलग से ब्राह्मण समाज के नाम से ही चिढ़ है। और इसीलिए आपने देखा कि कैसे कानपुर में जब सबको तो मार दिया, गाड़ियां पलटाई, गोली मार दी, लेकिन एक नवविवाहिता लड़की खुशी दुबे जो 1.5 दिन पहले, 1 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, दूसरे शहर से आई थी, उसका मेहंदी भी हाथ की नहीं छूटी थी, उसको भी उठा ले गए। उसके पति को तो गोली से मार दिया, उसको भी उठा ले गए और ले जा करके जेल में बंद कर दिया। 1.5 वर्ष हो गए हैं। पूरी पैरवी मुख्यमंत्री कार्यालय से होती है कि किसी भी प्रकार से ये जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर आना ही है तो इसका मृत शरीर जेल से बाहर आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से एक घर में काम करने वाली 2 महिलाओं को भी उठा ले गए, उसके साथ में 6 वर्ष की लड़की और 3 वर्ष का लड़का, उसको भी उठा करके जेल में ले आके बंद कर दिया उन महिलाओं के साथ में। ये काम कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया जो हैं वो लोग करवा सकते हैं। इस तरह का काम कोई और नहीं सोच सकता। किस तरह से रेणु शर्मा नाम की लड़की, नाम की महिला, हाथरस में उसका क्या दोष, एक राजनीतिक महिला थी, पूर्व प्रमुख थी, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उसको ऊपर फर्जी मुकदमे करा करके उसको जेल में भेजने का काम किया। और उसके बाद जब उसकी बेल हो गई तो उसको 15 दिनों तक जेल से बाहर नहीं आने दिया। और क्यों नहीं, क्या किस कारण से? सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण थी। ब्राह्मणों से इतना दोष कि उनका बेल हो गई होगी, इसको जेल से बाहर मत आने देना। और जेल से कब बाहर आई वो? जब उसका मृत शरीर बाहर आया तभी वो जेल से बाहर आई, उसके पहले नहीं आने दिया। किस तरीके से वकीलों की खुलेआम हत्याएं हुई हैं। गोरखपुर में गोली मार दी गई, लखनऊ में मार दी गई, इलाहाबाद में मार दी गई, कानपुर में मार दी गई। इनके यहाँ सुरक्षित कौन है? कौन सुरक्षित है इनके यहाँ? किस तरह से अध्यापकों के ऊपर लाठियां चलाई गई। वो तो अपनी मांग लेकर के गए थे लखनऊ में, उनसे इन्होंने वादा किया था कि हम तुमको मान दे देंगे। वित्तविहीन अध्यापकों से और अध्यापकों से जिनकी नौकरी के लिए उन्होंने इनके यहाँ आवेदन दिया था, उनको उन्होंने लाठियों से स्वागत किया, उनका सर फोड़ दिया। पहले तो वोट लिए थे उनके कि हम तुमको देंगे, समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया है, हमारे साथ में आ जाओ, हम तुमको वोट देंगे। जब सरकार बन गई, 4.5 वर्ष हो गए, कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने भी विधानसभा में घेराव किया। तो जब घेराव किया तो वही लाठियां, वही डंडे और वही सर फोड़ने का काम। एक महिला ने तो उसमें से अध्यापक जो थी उसने जा करके और अपना सर मुड़ा दिया विधानसभा के सामने। तो उनसे पूछा मीडिया के लोगों ने कि तुम महिला हो, तुमने सर क्यों मुड़ाया? तो उसने जवाब दिया कि हम तो इस सरकार का सामूहिक जो है आज इनका अंत कर रहे हैं, इनका हम दिखा रहे हैं सामूहिक रूप से सर मुड़ा करके कि अब इनकी अंत्योष्टि निश्चित है और उसको हम करने का काम करें। उसके बाद अगले दिन मुख्यमंत्री जी कितना नाराज हो गए। इस वक्तव्य को सुनने के बाद, देखने के बाद इतना खफा हो गए कि उन्होंने क्या कहा और क्या बोल गए। उन्होंने कहा ये तो अध्यापक लोग हैं, इनकी तो ऐसी दुर्दशा होनी ही चाहिए, क्योंकि अध्यापक कौन बनता है? बोले अध्यापक वही बनता है जिसने पिछले जन्म में दुष्कर्म किए होते हैं, पिछले जन्म में पाप किए होते हैं, वो इस जन्म में अध्यापक बनता है। हम सब लोगों को पढ़ाने वाले कौन लोग हैं? अध्यापक हैं। जितने लोग आज
नौकरी पेशा में हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाने का काम को किसने कराया? इन्हीं अध्यापकों को ने कराया, जिनको कि पिछले जन्म का पापी घोषित करने का काम हमारे प्रदेश के मुखिया ने करने का काम किया। ऐसी सोच, और इनको जब हम लेकर के हमसे मिले आकर के, उसके बाद हम इनको बहन मायावती जी के पास ले गए। उनके कुछ लोग जो मुखिया लोग थे ले गए। उनकी बात सुनने के बाद बहन मायावती जी ने कहा कि निराश मत होइए, हम भी अध्यापक रहे हैं, अध्यापकों के बारे में मुझसे अच्छा कौन जानेगा, और मैं आपकी तकलीफों को भी समझ सकता हूं, और आप परेशान मत होइए, हमारी सरकार बनने दीजिए। सरकार बनते ही पहला जो हम कार्य करेंगे वो अध्यापकों को उनका न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करने का काम करेगी। उन्होंने इस बात को कहा। बहन मायावती जी ने जो ये बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, उनसे भी उन्होंने 9 अक्टूबर 2000 अभी इसी साल में 21 में उन्होंने जब 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे लखनऊ में बहन मायावती जी को सुनने के लिए, मानवर काशी राम जी की पुण्यतिथि में, तो वहां पर जब इकट्ठा हुए थे तो वहां उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अब की बार हमारी सरकार बनेगी, हमारा पहला जो कार्यक्रम होगा, मुख्य कार्यक्रम, पहली जो हमारी प्राथमिकता होगी वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को और जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी बेरोजगारी दूर करने की होगी और उनको रोजगार देने की होगी। कानून व्यवस्था तो अपने आप ही संभल जाती है। जैसे ही वो ओथ लेती है, ओथ लेना छोड़िए, जैसे ही सरकार बनने की घोषणा होती है, पूरे प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज अपने आप स्थापित हो जाता है। तब किसी भी पुलिस वाले को बंदूक दिखानी नहीं पड़ती है, तो छोटे से एक डंडे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप उत्तर प्रदेश का कानून का राज अपने आप स्थापित हो जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ जाता है कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली है और मुखिया बनने वाली है। भाइयों, आपको इसका जो ये चेहरा है, असली चेहरा आपको समझने की जरूरत है। किस तरह से इन्होंने धोखा देने का काम किया है, और खाली एक सभी के साथ में नहीं किया है, इन्होंने टीचरों के साथ साथ इन्होंने अन्य समाज के लोग जिनको नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिलनी थी, उसको न देना पड़े, उसका भी एक षड्यंत्र के रूप में बनाया। चाहे वो टीचरों का भी जो आपने देखा कि 50 लाख से ज्यादा लोगों से आवेदन पत्र भरवाया और हर आवेदन के साथ में सैकड़ों रुपए लिए, इनके पास तो करोड़ रुपए पहुंच गए। और उसके बाद जब इम्तिहान देकर के बाहर निकले, आपने भी देखा किस तरह से लड़के लड़कियां नौजवान बैठ करके रो रहे थे, कह रहे थे हम इतने महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे इम्तिहान की, और लेकिन जब इम्तिहान दे करके बाहर आए तो बताया गया कि अब तो पर्चा लीक हो गया है, इम्तिहान कैंसिल हो गया टीएट का। ये खाली पहला नहीं है, पेपर लीक करने का इनका एक तरीका है, एक षड्यंत्र है कि नौकरी न देनी पड़े। 2007-17 में याद करिए, सब इंस्पेक्टर का जो इम्तिहान होने वाला था उसमें भी पेपर लीक हो गया था। इम्तिहान के बाद पेपर लीक हो जाता है। जब यूपी जो बिजली घर यूपीपीसीएल 2018 में उसका इम्तिहान हो गया, पेपर लीक हो गया। 2018 में अधीनस्थ सेवा का जब इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया। 2018 में स्वास्थ्य विभाग का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया। 2018 में नलकूप चालकों के लिए इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया। 41,520 सिपाही की भर्ती का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया। बहन मायावती जी ने 2 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती करी, कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 1,10,000 सफाई कर्मियों की पेपर लीक नहीं हुआ। 2 लाख अध्यापकों की नियुक्ति की, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि नौकरी देने की मंशा थी। इनकी तरह नहीं, 59,000 शिक्षक आज भी आंदोलित हैं और बैठे हुए धरने पे लखनऊ में रोज मार खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका भी पेपर लीक हो गया था, उनकी भी नौकरियां चली गई। 2021 में बीएड का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया। पीएड का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया। और अक्टूबर में सहायता प्राप्त स्कूल जो स्कूल है, प्रधानाचार्य है, वहां टीचरों के जो इम्तिहान हुए उसका भी पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक कैसे होता है? जब सरकार बैठी हुई है, पहले क्यों नहीं पेपर लीक हो रहे थे बहन मायावती जी की सरकार में? तो इसके पीछे भी बड़ा भारी षड्यंत्र है कि नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए पेपर लीक करा लो और इम्तिहान भरने के नाम पे पैसा जमा करवा लो और उसके बाद अपनी तिजोरी बढ़ने का काम। तो इसलिए भाइयों,
आपको इनके बारे में समझने की जरूरत है। या अभी फिर बीच में आपके आएंगे, धर्म के नाम पे आएंगे, कभी धर्म के नाम मुखौटा लगा करके आएंगे, कभी देश की बात करेंगे, कभी सुरक्षा की बात करेंगे, फिर से वादे करने का काम करेंगे। लेकिन अब की बार सतर्क रहने की जरूरत है। और खुशी की बात है पूरे उत्तर प्रदेश में जो 23 जुलाई से हम निकले हैं, 23 जुलाई से आज 5 महीने पूरे हो चुके हैं, 6वां महीना चल रहा है। हर जिले में जा चुके हैं, हर मंडल स्तर पर जा चुके हैं और अब सुरक्षित सीटों पर जा रहे हैं। सुरक्षित सीटें 86 हैं उत्तर प्रदेश में। 84 में जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था और भाईचारा बनाने का काम किया था उसने, और दलित समाज के साथ भाईचारा बनाया था, जिसको कि सोशल इंजीनियरिंग का नाम पूरे देश में दिया गया था, तो उस समय आपने नतीजे जो आए थे देखा था। और क्यों नतीजे आए थे? क्योंकि ब्राह्मण समाज 14% उत्तर प्रदेश में है और 23% दलित समाज है और 30% के ऊपर चुनाव जीते जाते हैं। खाली दलित समाज और ब्राह्मण समाज मिलकर के ही ये लोग 40% के पार कर जाते हैं और फिर उनके साथ में तो पहले से ही हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो जब वो जुड़ जाते हैं तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने से रोक सके। और 2017 में जिस तरह से हमने सरकार बनाई थी, अब की बार जिस तरह से प्रदेश में घूम के आए, ब्राह्मण समाज के बीच में पूरे 75 जिलों में हमने कार्यक्रम किए और अब हम जो है रिजर्व सीटों पे जा रहे हैं। अगले 5 दिन हमारे और कार्यक्रम है और जिसको कि 31 तारीख को खत्म होंगे, जो कि अभी चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोग उत्साहित होकर के और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और इनके बुलडोजर जो धमकाने के लिए दिखाते हैं, उन बुलडोजरों को इन्हीं की तरफ मुंह घुमा करके इनकी सरकार की तरफ बुलडोजर चलाने का काम करने के लिए अब की बात तैयार है कि बुलडोजर चला करके इनको अब की बात इनकी सरकार खत्म करने का लोगों ने जो संकल्प उठाने का काम किया है, उसमें हमें पूरा विश्वास है। और खास तौर से हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो भाई बहन हैं, वो इनका असली चेहरा पहचान चुके हैं। 2003 में उन्होंने देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। सबको मालूम, सबको याद है कि किस तरह से 37 MLA भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्होंने एक असंवैधानिक आदेश पारित करके और उनको जोड़ने का काम, उनका विलय करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में किया था। वो सभी को याद है और कांग्रेस पार्टी ने उसमें अपना समर्थन देकर के सरकार बनाई थी। लेकिन अभी की 3 दिन पुरानी तस्वीर तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के कुछ हमारे लोग जो मित्र हैं, उन्होंने ही भेजने का काम किया। उन्होंने कहा जो आप कहते थे कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उसका उजागर तो इस तस्वीर में हो रहा है। जरा आप भी देख लीजिए। उस तस्वीर को आपने भी देखा, आपने सोशल मीडिया में भी देखा, टेलीविजनों में भी देखा, अखबार में भी देखा, किस तरीके से आरएसएस के मुखिया, इस देश के मुखिया, जिनके जो कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनकी अन्य संस्थाएं हो, उनके ऊपर उन्हीं का जो है कंट्रोल रहता है, उन्हीं के जबरदस्त में चलते हैं सब। किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया और मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ में एक साथ बैठ करके एक सोफे में आपस में गलबैयां कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और कैसे योजना बना रहे थे इस चुनाव के लिए कि अब कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे तुम्हें भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। और उनके सामने केंद्रीय मंत्री नतमस्तक थे, ये सभी ने देखा है। और इससे इनका असली चेहरा कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू, ये तो साबित होता ही है। लेकिन ये मिले हुए हैं और मिल करके ये अपनी योजनाएं बना रहे हैं, ये अब किसी से छुपा नहीं रह गया। तो इसलिए भाइयों, आपको भी इनका असली चेहरा ध्यान में रखना है चुनाव के समय, और लोगों को भी ध्यान में दिलाना है। और जो संकल्प लेने के लिए आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस संकल्प को लेकर के जाना है, जिस संकल्प को आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी गए हैं लोगों ने लेने का काम किया है। और वो संकल्प क्या है कि अब की बार हम सरकार अपनी खुद की बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे, गरीबों के लिए बनाएंगे, किसानों के लिए बनाएंगे, महिलाओं के लिए बनाएंगे, नौजवानों के लिए बनाएंगे,
बेरोजगारों के लिए बनाएंगे और हम जो छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, जो आज जिनके उद्योग बंद हो रहे हैं, उनके लिए बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने कोरोना में 500 किलोमीटर चल करके पैदल दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर वापस आने का काम किया था, उनकी मौतें हुई थी। सैकड़ों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग मर गए उत्तर प्रदेश में। ऑक्सीजन की कमी से मर गए, उन्होंने डॉक्टरों की कमी से मर गए। तो ऐसी स्थिति जहां पर जलाने की जगह न मिले, दफनाने की जगह नहीं मिली, लोगों को नदी में, गंगा नदी में बहाने का काम किया, बालू में दबाने का काम किया। और लेकिन जहां पर जानवरों ने उनको नोच खसोट करने का काम किया, जो कि हम लोगों ने भी दृश्य, घिनौना दृश्य देखा हम लोगों ने, वो सब हम लोग नहीं भूल रहे। तो इनको खत्म करने के लिए अगर सरकार बनानी है, ऐसी सरकार बनानी है जहां इस तरह के दृश्य न देखें, जहां पर 300 करोड़ रुपए अपने ऊपर तो हर महीना खर्चा कर रहे हैं। हर अखबार जो खोलेंगे उसमें उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, और तस्वीर दिखाते हैं, वो तो खुद ही कहते हैं, मुखिया इस प्रदेश ही कहते हैं, हमारा चेहरा देख लो तो तुम अपने आप डर जाओगे और सहम जाओगे और घबरा के बैठ जाओगे, वरना तो बुलडोजर भी खड़ा है और हमारे लोग भी तैयार हैं, रोक करके ठोकने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए चेहरा आजकल आप देख रहे हैं, अखबार का जो पन्ना भी खोलिए उसमें उन्हीं का चेहरा दिखेगा, वही दिखेंगे। और 300 करोड़ रुपया इसके लिए महीना खर्चा करते हैं, खाली उसी में इस सरकार की उपयोगिता दिखाते हैं कि हम कितने उपयोगी हैं, जमीन पर नहीं दिखाते हैं, यहां पर कोई कार्य नहीं करते हैं। अगर ऐसे ही होता, यही रुपया खर्चा कर दिया होता अस्पतालों में, डॉक्टरों में, दवाई में, ऑक्सीजन में, तो लाखों के लाख की संख्या में जो लोग मरे थे वो नहीं मरते। जो स्कूलों में लड़कियों को सड़ा खाना मिला और उसकी वजह से बीमार हो गई सैकड़ों की संख्या में, वो व्यवस्था नहीं होती। इसलिए भाइयों, इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, और अपने साथ में ले जा करके, यहीं पर छोड़ के न जा करके अपने साथियों के बीच में पहुंचाने का काम करिए। और इस संकल्प के साथ जाइए कि आप अब की बार आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जो आपकी अपनी सरकार होगी, उसको बनाने का काम करेंगे और बहन माटी जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने का काम करेंगे। और इस संकल्प को लेने के लिए अगर आप हमारे साथ में हैं और हमारे विचारों में भी हमारे साथ में खड़े हैं, हमारी बातों में भी आप हमारे साथ में हैं,